दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं कंटिन्यू किया हुआ हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें मैं आपको 2 लेक्चर में पढ़ाया था कि चार्ज का ओरिजिन, चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और चार्जिंग कैसे करते हैं, और कूलॉम्स लॉ तक हम लोग देख चुके हैं। तो मैं कूलॉम्स लॉ को आपको थोड़ा पिछले वीडियो को याद दिला दूं कि दो चार्ज के बीच में जो Q1 Q2 हो, Q1 Q2 और डिस्टेंस R हो, यदि प्लस प्लस चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, माइनस माइनस चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन प्लस माइनस चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और फोर्स था K Q1 Q2 बाई R²। ये उनके बीच का फोर्स है जो हम लोग ऑलरेडी कूलॉम्स लॉ के नाम पे जानते हैं। और K जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। मतलब दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसी से हम लोग निकालते भी हैं फोर्स की वैल्यू दो पॉइंट चार्ज के बीच में। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल बनता है, इनको आप कर भी सकते हैं। और रही बात एप्सिलॉन नॉट की, तो वो बात किया था कि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, चाहे एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है, चाहे परमिटिविटी इन वैक्यूम होता है, तीनों एक ही बात है। लेकिन ये जनरल नहीं है। ये तो वैक्यूम में दो पॉइंट चार्ज वैक्यूम में रहेंगे, चाहे फ्री स्पेस में रहेंगे जहाँ पे एयर या किसी चीज़ तरह का मीडियम नहीं होगा, तो ये फोर्स लगेगा उनके बीच में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि वैक्यूम ना हो, फ्री स्पेस ना हो, या यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या हमेशा रहेगा, इस तरह की बात हो, तो ये जनरल नहीं है। ये जनरल नहीं है। तो जनरल तब क्या है? तो जनरल ये है कि यदि इनके बीच में मीडियम की बात करें हम लोग, मतलब कूलॉम्बियन फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो पॉइंट चार्ज के बीच में, यदि उनकी परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, तो इसका यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन होगा। What is epsilon? Epsilon is what? Permittivity of medium. Permittivity of medium और permittivity of space, जो मीडियम में मीडियम भी उसके अंदर होगा, तो ये है। तो इसका मतलब अब ये जनरल हो गया, ये जनरल कूलॉम्स लॉ हो गया। मतलब यदि फ्री स्पेस है, दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम नहीं है, एयर, वाटर, ग्लास, ऑयल, हाइड्रोजन गैस और एनीथिंग, वुड, पेपर, तो कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है। मतलब वैक्यूम में दो चार्ज हो r डिस्टेंस पे, तो तब वो वाला यहाँ पे परमिटिविटी होगा, मतलब एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट होता है वहाँ पर। लेकिन कुछ और होगा, वाटर होगा, कार्डबोर्ड, कुछ भी, पेपर, तो वो वाला मीडियम होगा। इसका मतलब जनरल ये है। तो जो वाला होगा वो वाला रखेंगे। एक ये पॉइंट है। यहीं से शुरू होता है कि हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी जाने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जाने, पोलराइजेशन जाने, मीडियम के मॉलिक्यूल्स का, है ना। अब रही बात ये परमिटिविटी, कोई भी मैं बताऊं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि परमिटिविटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। परमिएबिलिटी भी वही है, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है खुद मीडियम क्रिएट करके। तो परमिटिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम विच रेजिस्ट टू प्रोपोगेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम टू अप्लाई फोर्सेज ऑन अदर चार्जेस। परमिएबिलिटी इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी कह सकते हैं।
लेकिन हाँ यहाँ पे रेजिस्ट है, ये दिस प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू प्रोपोगेट, या इसके थ्रू हम लोग ये आइडिया लगाते हैं कि हाउ मच डिग्री अप टू विच दिस मीडियम कैन बी पोलराइज्ड आफ्टर प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मीडियम। तो परमिटिविटी परमेबिलिटी इसी तरह की बात है। परमेबिलिटी मैग्नेटिज्म में बात करते हैं और परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो स्पेस में कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टेड हैं वो परमिटिविटी है, और परमिएबिलिटी मैग्नेटिज्म में आता है, मैग्नेटिक फील्ड में। एनीवे, अब बात है कि रिलेटिव परमिटिविटी है ना, तो अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी और या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही बात है। अब ये होता क्या है रिलेटिव परमिटिविटी? सो दिस इज नथिंग बट रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस व्हाट रेशियो ऑफ, ये क्या होता है? रेशियो ऑफ permittivity of medium and absolute permittivity. So ये रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहिए, चाहे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहिए, चाहे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहिए, तीनों एक ही बात है, जिसे हम लोग ये एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, सिंबलाइज करते हैं। इसका मतलब अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यही होता है, रेशियो ही होता है। इसका मतलब साफ है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यदि हम लोग के कहें, चाहे रिलेटिव परमिटिविटी को ऐसे कहें, ये दोनों की ही वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन वैक्यूम, या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, ऐसे। तो इसको ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि यदि कहीं पे मीडियम हो, कहीं पे फ्री स्पेस ना हो, मीडियम हो, मीडियम का सेंस है गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, बीच में कुछ हो, फ्री ना हो, तो ये वाला यूज़ करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अच्छा, जब कोई चीज़ किसी क्वेश्चन, जो नॉर्मल से क्वेश्चन पता चला कि 99% आप क्वेश्चन किए, अब 1%, 5%, 10% के नाम पे कोई उसमें चीज़ें बदल दी जाती हैं, तो आपको लगता है कि अब क्या करें। तो रीज़न यही है, इसलिए आपसे नहीं हो पाता क्योंकि आप डिटेल नहीं जानते हैं, है ना, उसको अच्छे से नहीं जानते हैं। जैसे परमिटिविटी के बारे में किताबों में नहीं लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है कि परमिटिविटी क्या है। हाँ, फार्मूला रट के बच्चे अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जब उसमें कुछ बदलाव होगा, कुछ और बातें होंगी, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये फिर वो बच्चों को बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते कि वो अब वहाँ पे पर्टिकुलरली उस कंडीशन में क्या करें। एनीवे, सो परमिटिविटी जब कहीं पे होगा तो जहाँ जहाँ नया एक पॉइंट जो नोटिस करने वाला है कि कहीं भी जहाँ जहाँ कोई और मीडियम होगा, तो यदि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होगा, चाहे रिलेटिव परमिटिविटी दिया होगा, चाहे परमिटिविटी दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, तो हम उसको अटेम्प्ट कैसे करें उसको समझने की ज़रूरत है। तो यदि यहाँ से देखा जाए, यहाँ से तो यही कहा जाएगा कि यही कहा जाएगा कि देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम दैट इज के एप्सिलॉन नॉट, या परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट,
दोनों में से कोई भी यूज़ करें, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ये ज़्यादा पॉपुलर है तो इसलिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में। सो रेशियो आप देख रहे हैं कि किनका है ये, तो कहीं भी ज़रूरत होगा तो हम लोग इस तरह से भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसका मतलब यदि हम लोग जनरल कूलॉम्स लॉ लिखें यदि कहीं पे, तो जनरल कूलॉम्स लॉ के नाम पे तो अब यही होगा, जनरल कूलॉम्स लॉ के नाम पे तो अब यही होगा कि जो फोर्स है कूलॉम्स लॉ Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, दो चार्ज के बीच का Q1 Q2 उनके बीच का फोर्स। यदि प्लस प्लस फोर्स है तो रिपेल करेंगे, ये फोर्स इधर इस पे इधर, माइनस माइनस हो तो भी इधर, अब प्लस माइनस है तो ऐसे अट्रैक्ट करेंगे और वैल्यू इतनी होगी, है ना। और नोटिस करने वाला पॉइंट है एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखा। अब ये है कि यदि परमिटिविटी ऑफ मीडियम दिया हुआ है तब तो यही लिख देंगे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है या पर रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है तब हम ऐसे लिखेंगे Q1 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 Q2 बाई 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये मतलब मीडियम वाले जो चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू को भी हम लोग एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लिख दिए। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेंगे, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, लेकिन ये फ्री स्पेस में चार्जेस नहीं हैं तो इसी में, लेकिन अब K मल्टीप्लाई करने से ये बन गया है। तो एक चीज़ ये नोटिस करने वाला है, और यदि इसको ध्यान रखा जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा है कि जितना भी, अच्छा हाँ, वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी होता है 1 होता है, तो इसीलिए वैक्यूम में हम लोग इसको 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता है ना, जो जनरल याद रखते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हर जगह किताबों में कहीं पे भी नीचे एप्सिलॉन नॉट लिखा रहता है, वो क्यों लिखा रहता है? ये तो लिखा नहीं रहता है। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो एयर में ही करते हैं या फिर वैक्यूम में करते हैं, जनरली एयर में ही करते हैं। कहीं पे वाटर के अंदर तो चार्ज की बात, ऐसे उनके बीच की बात नहीं होती। तो जो जनरली चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं हमारे लाइफ में जो होती हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम वही बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं। तो इसीलिए हर जगह एप्सिलॉन नॉट वाला होता है, क्योंकि एयर का के लगभग 1 होता है ना, 1 होता है लगभग। तो इसीलिए क्योंकि एयर में ही होता है, वैक्यूम में होता होगा तो 1 होता है वैक्यूम का। तो इसीलिए क्वेश्चन, तो यदि मेंशन ना हो क्वेश्चन में, मीडियम के बारे में मेंशन ना हो क्वेश्चन में, तो हम लोग मीडियम के बारे में पूछे भी ना, कोई डेटा भी ना दे और मेंशन भी ना हो, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट एयर मान लेते हैं, वैक्यूम मान लेते हैं, और एप्सिलॉन नॉट वाला लेके चलते हैं, के की बात नहीं करते हैं। और आपको भी ये जानना चाहिए। तो साइंस में बहुत सारी चीज़ें जनरल बाय डिफ़ॉल्ट के नाम पे हम लोग कई चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, और वो चीज़ें हम लोग अपने से मान के चलते हैं। कई जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जब कोई क्वेश्चन होता है कि थ्रो किया गया एयर में तो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, क्या हुआ, तो जी तो ऊपर के साथ में जी घटता है, हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। एयर रेजिस्टेंस होता है, हम लोग नहीं मानते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ देर तक हम लोग फोर्स लगा के फेंकते हैं कुछ दूर तक, इसको नहीं मानते हैं कि कुछ दूर तक ऐसे फेंक दिया गया यहीं से, है ना। कुछ ऊंचाई से फेंकते हैं लेकिन ग्राउंड मान लेते हैं। तो इस तरह का ये पार्ट भी बहुत सारे बच्चों का वीक होता है। वो अजम्पशन उनका कहीं पे थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, चेंज हो जाता है क्वेश्चन में, कुछ पैटर्न तो नहीं कर पाते हैं। तो एक मैसेज है आपके लिए कि किस तरीके से हम लोग अजम्पशन में अपनी चीज़ों को मानेंगे। तो एक तो ये पॉइंट हुआ कि जनरल क्या है। अच्छा हाँ, यदि मैं कहूँ कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो या कोई भी मीडियम हो उसका अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ मैं तब। तो इसका मतलब आप इसे याद रख सकते हैं। इसको जनरली ये वाला नहीं होता है क्योंकि ये 1 होता है, और
ये इसलिए भी बता दिया हूँ ताकि कहीं पे भी क्वेश्चंस यदि आपको पूछे जाए कि वाटर में ये है, कार्ड ये है ना, तो ये कुछ वैल्यू लिख देता हूँ कि के मीडियम एंड के ना, तो यदि ये वैक्यूम हो तो के की वैल्यू कितनी होती है 1, एयर हो तो 1.00059, यदि कागज हो तो पेपर हो तो 3.7, ग्लास हो तो ग्लास तो ये होता है 5.6, वाटर हो तो ये होता है 81, मेटल हो तो मेटल ये होता है इनफाइनाइट। मैं आपको अच्छा हाँ एक और नोटिस करने वाला है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का या रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही बात है, ये कहिए चाहे ये कहिए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो वैक्यूम का 1 होता है, एयर का लगभग 1 होता है, बाकी सब 1 से ज़्यादा होते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, है ना, कि के की वैल्यू या तो 1 होती है या तो 1 से ज़्यादा होती है, या तो 1 होती है या तो 1 से ज़्यादा होती है। मेटल के लिए तो इनफाइनाइट होती है ना। वाटर के लिए 81, मतलब यहाँ पे 81 रखना होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है 81 का, तो मैं बताता हूँ। किसी फिक्स दूरी पर एग्जाम्पल लेते हैं, 10 सेंटीमीटर दूरी पर यदि दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F लग रहा हो, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दो चार्ज के बीच में एयर में या वैक्यूम में फोर्स F लग रहा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इन दोनों चार्ज को पानी के अंदर लेके चले जाइए, पानी के अंदर, वाटर के अंदर, तो फोर्स हो जाएगा F/81 हो जाएगा, ठीक है, F/81 हो जाएगा। यदि बीच में ग्लास रख दिए तो F/5.6 हो जाएगा। पेपर जो आपकी कॉपी किताब होती है वो वाला पेपर रख देंगे तो 3.7 हो जाएगा। एयर का तो लगभग 1 ही है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। और यही नहीं, एक और चीज़ देखेंगे तो ये देखिए, जिस तरीके से पेपर के रख देने से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना हाथ रख दूँ, दो चार्ज के बीच में ऐसे मैं अपना हाथ रख दूँ, ऐसे दो चार्ज है तो उसके बीच में फिर से वो फोर्स कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि मेरे हाथ का भी अपना। तो जैसे मैग्नेटिज्म में अब चार्ज तो नहीं दिखा सकता क्योंकि चार्ज तो इनविजुअल है, पर मैग्नेट का ज़रूर मैं दिखा सकता हूँ कि जिस तरीके से देखिए, यदि मैं कहूँ कि यहाँ पे देखिए फोर्स लग रहा है, ये फोर्स देखिए, ये मैग्नेट है, ये फोर्स लग जा रहा है, लेकिन क्या ये तब भी होगा जब मैं इसको ऐसे करूँगा, ऐसे, ये देखिए फोर्स लगा हुआ है, मतलब इसको रोका हुआ है। देखिए यदि मैं इसको मैं हटा लूँगा तो देखिए गिर जाएगा, ये देखिए, ये मैं हटा लिया तो गिर गया। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे हाथ का भी अपना एक परमिटिविटी होगा, परमिएबिलिटी होगा। फिलहाल मैग्नेट के लिए परमिएबिलिटी की बात हो रही है, और चार्ज रहता तो परमिटिविटी की, लेकिन हमें समझाने के लिए आसान सा है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, यदि मैं इसको नाक का अपना देखूं कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है कि नहीं, तो देखिए ऐसे कितनी अजीब सी बात है ना कि मेरे नाक के क्रॉस में दोनों मैग्नेट को मैं रखा और फोर्स लग रहा है, और उतना फोर्स नहीं लग रहा है जितना मैं यहाँ पे रखता है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से खींचते हैं, तो इसके मतलब जितना फोर्स रिड्यूस हो गया होगा, जितना टाइम्स, जितना डिवाइड हो गया होगा, जितना फ्रैक्शन हो गया होगा, वही मेरे नाक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये कितनी अजीब सी बात है कि नाक के अक्रॉस अभी भी फोर्स लग रहा है। कागज होता, कागज के अक्रॉस यदि मैं बात करूं, इसके अक्रॉस, तो ये देखिए यहाँ पे कागज में है तो ऐसे चिपक गया है, तो इसके बीच में भी फोर्स कम हो गया होगा। तो इसको समझने की ज़रूरत है। तो बाई के हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो एक तो ये पॉइंट है, आप इसको नोट भी करना चाहिए। हर एक मीडियम का, हाइड्रोजन गैस का होता है, ऑयल का होता है, मस्टर्ड ऑयल का, सारी चीज़ों का होता है, लकड़ी का होता है, वुड का, सबका अपना। तो सबका तो नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इनफाइनाइट मटेरियल होते हैं। अब किनका लिखूँ, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर है मैं लिख दिया हूँ। तो एक तो ये पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए।
अब रही बात कि यदि हम लोग ये बात करें कि यदि इनके बीच में ये ऐसे बात करें, मीडियम है ना, दो इनके बीच की दूरी r है, Q1 Q2 चार्ज है, तो जो फोर्स लग रहा होगा इनके बीच में, तो जैसा कि मैं लिखा कि यदि ये वैक्यूम में होते, इन वैक्यूम और फ्री स्पेस, कई बच्चे तो फ्री स्पेस से घबरा जाते हैं, वैक्यूम तो थोड़ा जानते भी हैं कि वैक्यूम को निर्वात कहते हैं। वैक्यूम मतलब निर्वात है, किसी कंटेनर से किसी सक्शन मतलब पंप से सक कर लें पूरा एयर तो निर्वात हो जाएगा। तो यदि F नॉट है मतलब Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर है, यदि वैक्यूम में ये है, तो मीडियम में जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो तो वहाँ पे देखिए फोर्स होगा Q1 Q2 बाई 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ज़रा देखिए, तो यहाँ पे इसी में ये जो वैल्यू है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो साफ दिख रहा है कि दिस F इज F नॉट बाई K। F नॉट बाई मतलब सेम दूरी पर दो चार्ज के बीच में वैक्यूम में जितना फोर्स लगेगा, के डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाले, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में उतने ही दूरी पर बाई के फोर्स हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। यदि मुझे एग्जांपल लेते हैं, यदि मैं कह दूं कि यदि एयर में या वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में यदि फोर्स लग रहा है 81 न्यूटन ना, तो यदि उसी को वाटर में ले जाया जाए, उतनी ही दूरी पर रखा जाए, तो फोर्स कितना लगेगा उनके बीच में? तो आंसर है 81 बाई 81 एंड फोर्स इज 1 न्यूटन, है ना। यहीं से एक और क्वेश्चन हो सकता है कि F नॉट उल्टा दिया हो, KF हो ना। यदि मैं कह दूं किसी मीडियम में इतना फोर्स लग रहा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो बताइए उसको यदि स्पेस में, फ्री स्पेस में ले जाएंगे तो कितना लगेगा। तो इसका मतलब एक और यहीं से हो सकता है, क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी कह सकते हैं। ये देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे भी डिफाइन किया जा सकता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, दिस रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टू पॉइंट चार्जेस इन एब्सोल्यूट मीडियम वैक्यूम फ्री स्पेस एंड फोर्स इन मीडियम, गिवन मीडियम। तो आप ऐसे भी इन चीज़ों को देख सकते हैं, और इनमें से कोई भी दो चीज़ दे के एक चीज़ पूछा जा सकता है। तो इसको ख्याल रखते हुए यदि हम लोग ये कहें इनको लेके, तो ये भी एक और बात हो सकती है। तब तो यदि हम लोग K1 मीडियम में, यहाँ से देखिए, यदि F1 K1 मीडियम में फ्री स्पेस बाई K1 होगा, और K2 मीडियम में F2 बाई F नॉट बाई K2 होगा, तो यहाँ से हम लोगों को मिला कि F1 बाई F2 बराबर K2 बाई K1। एक नया चीज़ आया, F1 बाई F2 बराबर K2 बाई K1, या फिर F1 K1 बराबर F2 K2। यहाँ से एक और चीज़ देख सकते हैं, यदि फोर्स F और K के बीच में बात करें हम लोग, डिस्टेंस सेम रखते हुए मीडियम को बदलें, तो एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप लोग कि F इंटू K इज कॉन्स्टेंट। F इंटू K इज कॉन्स्टेंट मतलब यदि हम लोग दो चार्ज के बीच की दूरी को फिक्स कर रख दें,
उनके बीच के उनके जिस मीडियम में रखा हुआ इसके मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदलें तो उनके बीच के फोर्स का और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बनाए जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो फार्मूला जो है ना शुरू वाला कूलॉम्स लॉ वाला, उसी से सब चीज़ें तो आ रही हैं, नया तो है नहीं, तो बल्कि वही वाला याद करिए कि फोर्स होता है Q1 Q2 बाई 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, है ना, उसी से सारी चीज़ें हैं, ये भी वहीं से है, कोई नया नहीं है। अब देखेंगे K को इधर लेके चले आएंगे तो वही कांस्टेंट हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा? मैं ये कह रहा हूँ कि यदि इनको यदि मैं ये ऐसे कहूँ कि F बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये जनरल कोलम्बियन फोर्स है। तो K को यदि मैं इधर लेके चला जाऊं और R को मैं फिक्स किया ही था कि R फिक्स रहेगा, तो ये तो कांस्टेंट हो ही जाएगा, वही तो लिखा हूँ, नया तो कुछ लिखा नहीं हूँ। तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए, मतलब किसी फार्मूले का आपका इंटरप्रिटेशन डीप होना चाहिए, नहीं कि हल्का फुल्का कुछ भी आप अपना उसी में किए पड़े हैं आपसे। अच्छा हाँ, आपको कई बार लगता होगा कि क्वेश्चन तो आ ही रहा है, हो ही रहा है, लेकिन फिर भी आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है, चाहे अनसीन क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपसे नहीं होता है। रीज़न, आप फिर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, आपका ब्रेन इसके लिए अलर्ट नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी मारी जा चुकी है, आप रटे हुए हैं। तो रटना नहीं है, रटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग को समझना है कि आखिर ये जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। अब कोई कहता है कि अच्छा, तो इन सब के मीडियम के रखने से इन सब का प्रभाव क्या होता है, क्यों ये घट जाता है, ये भी जानना ज़रूरी है। अभी यही पार्ट ही मान लीजिए गायब हो गया तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को समझें। सो डाइलेक्ट्रिक, जब हम लोग मीडियम डाल देते हैं ना चार्ज के बीच में, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो पोलराइज होना शुरू हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इन्हीं के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो उनका पोलराइजेशन शुरू हो जाता है, और पोलराइज हो जाने के कारण इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं मॉलिक्यूल और उसके एटम, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का इनका अपना वाला उसका विरोध कर देता है, वो उल्टा कर देता है, रेजिस्ट करता है, और इसीलिए फोर्स कम हो जाता है। तो ये रीज़न है। हालांकि ये कैपेसिटर में आगे भी हर जगह आता रहेगा, हालांकि मैं आज ही बहुत कुछ आपको बता दिया। अच्छा, इसका यदि ग्राफ खींचें, यदि हम लोग कहें कि इसका ग्राफ खींचना है K के अगेंस्ट में ना, ऐसे कि भाई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन अगेंस्ट K, जिसमें से R फिक्स है ना। यदि मैं कहूँ कि R इज़ फिक्स्ड कांस्टेंट, R कांस्टेंट है और दो चार्ज हैं, और उनके बीच में मीडियम हम बदल रहे हैं, तो आपको याद है ना कि K 1 से कम नहीं हो सकता। तो K तो 1 से कम नहीं हो सकता, K बराबर 1 है यहाँ पर, इसीलिए एक पर्टिकुलर फोर्स F0 तो होगा ही, है ना। F0 की वैल्यू आप जानते हैं, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, वही वाली वैल्यू है ना R के टर्म में। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इससे अब कम ही होगा, ऐसे उनके बीच में मेटल रख देंगे, K इनफाइनाइट होता है, मेटल रख देंगे तो ये फोर्स कम होने लगेगा ना। ऐसे यदि मैं कहूँ कि यहाँ पे ये वैल्यू है 10, K की वैल्यू है 10, तो ये वैल्यू है F0 बाई 10 है। तो ये ग्राफ है, ग्राफ भी बना सकते हैं, परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में भी खींच सकते हैं, तो ये इस तरह के वैल्यूज़ आती हैं। अच्छा, यदि हम लोग अच्छा इसके कम में होगा नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है ना, इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि दूरी तो आप पार है ही, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डाल देने से फोर्स कम ही होना है। तो एक तो ये पॉइंट है जो आपको जानना था। अच्छा, कुछ और भी बातें, एक चीज़ और है, यदि कुछ दूर तक, क्वेश्चन एक और बनता है जो थोड़ा कठिन होता है। अब हम ये सोच रहे हैं कि यदि ऐसा हो कि कुछ ऐसा मीडियम हो, इधर का मीडियम हो वाटर के अंदर एक चार्ज रख दें, है ना, चाहे ऐसे है, वाटर तो ऐसे रहता ही है, तो मतलब कि एक चार्ज को वाटर के अंदर लेके चले जाएं और एक चार्ज को एयर में रखें ऐसे, है ना। अब कुछ दूर तक वाटर है, कुछ दूर तक, और वाटर से ऊपर सरफेस के ऊपर कुछ चार्ज है। अब बड़ा दिक्कत हो गया, कुछ दूर तक तो एयर है, कुछ दूर तक वाटर है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कितना फोर्स लगेगा, फोर्स तो लगेगा, अब कैलकुलेट कैसे करें, बड़ा मुश्किल है। अब इस क्वेश्चन को अब तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें यार।
बड़ा आसान होता यदि दोनों ही वाटर में डिप्ड होते, दोनों ही डूबे होते, तो जितना फोर्स लगता है भाई ये T1 कर लेते, K कर लेते, नीचे K एप्सिलॉन नॉट कर लेते। अच्छा दोनों एयर में होते तब तो K1 होता, सिंपल सा वही वाला जो फार्मूला अक्सर होता है तो वही वाला होता। अब दिक्कत है कुछ वाटर कुछ, अब ये नहीं समझ में आ रहा इसमें क्या करें। चलिए देखते हैं कि क्या करते हैं इसके लिए। चलिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अच्छा ये Q1 Q2 है, बीच में R है अपना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है। अब इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट डिस्टेंस मैं सोचने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फोर्स की वैल्यू है Q1 Q2 बाई 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब मैं इसको ये सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे लिखता हूँ Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के R स्क्वायर। जरा देखिए तो सही है, K को इसके साथ में रख लिया, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो K फ्री हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा और ये है, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में अब क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये जो फोर्स है वो तो मैं लिख चुका हूँ, यही वाली वैल्यू ये भी है। अब ये देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो मीडियम में R दूरी पर जो फोर्स लग रहा है, मीडियम में जो R दूरी पर फोर्स लग रहा है, वही फ्री स्पेस में, मतलब वैक्यूम में या सिंपली एयर में कितने दूरी के लिए फोर्स लगेगा, अंडर रूट के आर के लिए लगेगा। नहीं समझ में आया, ऐसे ऐसे लिख, यहाँ फोटो बना देता हूँ, दूरी बढ़ा देता हूँ। ये दूरी है अंडर रूट के आर Q1 Q2। अब आप हमको ये बताओ कि ये फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस है तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा बताओ, यहाँ पर हैं तो लिखोगे Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूरी कितना लिखोगे, ये जो दूरी है तो दूरी इतना ही लिखोगे R स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे दूरी R है तो फोर्स इतना ही लिखोगे, समझ में। तो इसका मतलब मीडियम में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले मीडियम में जो R दूरी होता है वो फ्री स्पेस में कितने के बराबर होता है, फोर्स के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी के रिस्पेक्ट में कितनी दूरी के इक्विवेलेंट होता है, अंडर रूट के आर। मतलब केस में जो आर इफेक्टिव है वो कितना होता है, अंडर रूट के आर मीडियम में। मीडियम का आर किसके इक्विवेलेंट होता है, वो एब्सोल्यूट वाले के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब साफ है कि यदि ऐसा है तो तब तो एक नया फार्मूला आने वाला है, फिर तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए इसको यूज़ करके हम वाला वैल्यू निकालते हैं जो अभी बात हो रही थी। इसका मतलब यदि यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, ठीक है। तो क्या करना है, यदि दोनों के बीच में दूरी यदि R है और इसके बीच की दूरी है D है ना, ये D है, मतलब जो जहाँ से सेपरेशन है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है इस मीडियम का ना। अब ये कहा जा रहा है कि इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है। प्रॉब्लम किस बात की है, ये फ्री है, ये वैक्यूम है, एयर है। तो यदि इनके बीच का दूरी R है तो अब ये पूरा एयर होता, पूरा खाली होता तो लिखते Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अच्छा पूरा मीडियम भरा होता तो नीचे K भी लिख देते, पूरा मीडियम से भरा होता K वाले मीडियम से तो लिख देते Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R स्क्वायर, मतलब K एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब दिक्कत है कि कुछ ये है कुछ ये है, अब क्या किया जाए, मैं बताता हूँ। फोर्स की वैल्यू है Q1 Q2 बाई 4
ध्यान देने वाली बात है। भले ही कुछ दूर तक मीडियम है, लेकिन पूरा मैं इसको खाली मानने जा रहा हूँ। तो खाली के लिए क्या दूरी होना चाहिए वो मैं सोच रहा हूँ। इफेक्टिव दूरी जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि इफेक्टिव खाली में कैसा बिहेव करेगा, यही केस खाली के लिए कैसा होगा। तो ये बताओ, ये वाला तो खाली है ही, तो यदि ये r है और ये d है तो ये बचा हुआ दूरी कितना है, d माइनस आर है। तो d माइनस आर तो हो गया प्लस ये वाला दूरी। अच्छा ये वाला देखो, ये वाला दूरी लिख चुका हूँ, ये वाला दूरी, तो ये वाला दूरी d है, लेकिन ये खाली वाले के लिए कैसा होता है आपको मैं पढ़ाया हूँ, अंडर रूट के डी होता है ये वाला, सॉरी r माइनस डी, ये r माइनस डी है, r माइनस डी दूरी है। तो आप देखिए ये दूरी है r माइनस डी और प्लस ये वाला दूरी, पूरा दूरी लिखना ना, पूरा दूरी, तो ये दूरी तो खाली वाला है, खाली वाला, ये देखो यहाँ पर खाली वाला लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ और नहीं लिख रहा हूँ। तो r माइनस डी खाली वाला मतलब फ्री स्पेस वाला, लेकिन ये दूरी खाली वाला तो है नहीं, तो खाली वाला किसके बराबर होता है, मतलब ये दूरी खाली रहता तो किसके बराबर होता, अंडर रूट के डी, तो वैल्यू एंड स्क्वायर ये है। ठीक है, तो इसी तरह का कहीं पे यदि बीच में थिकनेस भी दिया हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, मतलब ये कि यदि ऐसे कह दे कि ऐसा है कि दो Q1 है और Q2 है और बीच में एक स्लैब है ना K का, T थिकनेस का, और इनके बीच की दूरी है R ना, ठीक है, इनके बीच की दूरी R है। तो ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, कहेंगे ऐसा है कि फोर्स की वैल्यू है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा देखो तो ये खाली दूरी, ये वाला खाली दूरी की वैल्यू कितनी है, ये खाली दूरी की r माइनस टी है, देखो ये और ये मिला के r माइनस टी है, ये r है, उसमें से t घटा लिया तो r माइनस टी है। अच्छा तो ये दोनों तो लिख लिया। अच्छा ये कितनी दूरी के बराबर होगा, अंडर रूट के टी स्क्वायर, मतलब मैं इफेक्टिव दूरी स्क्वायर लिख रहा हूँ, जो फार्मूला है कूलॉम्स लॉ का। तो ये वाला एक पॉइंट है जो आपको नोटिस करना चाहिए। यदि 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 K1 K2 में माना जाए तो इसको यदि कहा जाए कि ऐसा है भाई कि नहीं ऐसा है, ये Q1 है और ये Q2 है और ये अलग है और ये अलग है, ये अलग है, ये दूरी है D1 है और ये दूरी है D2 है, ये K1 है, ये K2 है। अभी हो रहा है कि भाई अब बताओ दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा मैं बताता हूँ। फोर्स की वैल्यू है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट मतलब खाली वाला दूरी के बराबर, खाली मतलब वैक्यूम में फ्री स्पेस में ये दूरियां कितनी होंगी, वही वाला दूरी, क्योंकि यहाँ फ्री स्पेस वाला वैल्यू लिखा हूँ परमिटिविटी, तो फ्री स्पेस यहाँ पे ये दूरी फ्री स्पेस के लिए कितना होगा, अंडर रूट K1 D1, और ये वाला दूरी कितना होगा, अंडर रूट K2 D2। तो दूरी फ्री स्पेस वाला मालूम चल गया, बाकी तो फ्री स्पेस की दूरी का स्क्वायर होता ही है। तो ये हो गया अंडर रूट K1 D1 प्लस अंडर रूट K2 D2 का स्क्वायर। तो ये रहा डिटेल कूलॉम्स लॉ के जो केसेस हैं, जिसको हम लोग कहीं पे भी हम लोग निकाल सकते हैं कूलॉम्स लॉ को यूज़ करके कि मीडियम है तो किस तरह की बातें होंगी। पेपर रख देंगे, हाथ रख देंगे, नाक तो रख के दिखाई था कि किस तरीके से मैग्नेट का जो परमिएबिलिटी मैग्नेटिज्म में आता है, इसमें परमिटिविटी की बात होती है। तो हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि मीडियम करता क्या है। जैसे ही मीडियम रहता है तो इनके चार्जेस के फोर्स के कारण ही जो इसके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनका पोलराइजेशन शुरू हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाते हैं, और इस तरह से पोलराइज्ड हो जाते हैं कि इसका विरोध करते हैं।
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो फोर्स लगाता है प्रोपोगेट हो के कहीं पे किसी पे, तो एक ये पॉइंट है। अच्छा, कुछ और भी बातें अब क्वेश्चन ये है कि क्या कूलॉम्स लॉ हर जगह वैलिड है? क्वेश्चन ये है कि कूलॉम्स लॉ क्या हर जगह वैलिड है? क्या कूलॉम्स लॉ कहीं फेल नहीं होता? क्या कूलॉम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं? बहुत सारे क्वेश्चन अब नए नए रेज हो रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो एक तो मैं कहूँगा कि यदि पार्टिकल डायनामिक्स में और यदि रिलेटिविस्टिक थ्योरी तक हम न लेके जाएं, है ना, रिलेटिविस्टिक थ्योरी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल बात न करें, तो हम लोग इसको वैलिड मानते हैं, अप्रॉक्सीमेशन के लेवल पे इसको वैलिड मानते हैं। नहीं तो ऐसे तो एग्जैक्ट के नाम पर ये इनवैलिड है ना, कि यदि एकदम हम लोग एग्जैक्ट बात करें कि क्या सही में एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है कि नहीं, तो ये सही नहीं है। तो वो ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इसका फोर्स लगाना होता है ये 2 स्टेप में होता है। ये भी सोचने वाली बात है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स लगाता है ना, तो इसी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत होती है, जो बाद में हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन होता ये है कि जब कांटेक्ट में कोई चीज़ नहीं, हम लोग रियल लाइफ में यही देखेंगे कि भाई कांटेक्ट से ही फोर्स लगता है, ऐसे तो फोर्स लगता नहीं है। तो यदि इस तरह की बात करें तो 2 चार्ज के बीच में फोर्स कैसे लगता होगा, आखिर क्या है जो ऐसे इस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे केस में पूरे साइंस में जब भी बात करेंगे तो हमेशा इसकी चर्चा होगी, और इसी का यूज़ करके आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया भी था कि कोई एक ऑब्जेक्ट जो न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ फेल हो गया, और जो सोचे थे आइंस्टाइन वो इसी का रीज़न था कि कोई बिना टच हुए, बिना चीज़ें ऐसे पकड़े, बिना प्रभाव इस तरह का डाले कांटेक्ट के बिना, वो कैसे पॉसिबल है। ज़रूर कुछ और होता होगा, उसी का हिस्सा है ये कि कोलंबियन फोर्स को हम लोग अब इस तरह से चर्चा करने लगे कि कितना तक वैलिड है, क्या लिमिटेशन इसकी है। तो मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता, हालांकि हम लोग तो वही पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे भी अप्रॉक्सीमेटेड लेवल पे। एक चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता, बल्कि एक चार्ज फील्ड क्रिएट करता है, लगातार सेंड करता रहता है सिग्नल्स एक तरह से इनफॉर्म ऑफ फील्ड, और उसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो एक चार्ज लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड से फील्ड प्रोपोगेट द स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो इसका मतलब एक चार्ज पूरे स्पेस में फील्ड क्रिएट करता है, और वो फील्ड में कोई चार्ज होता है तो फोर्स लगता है। इसका मतलब फील्ड फोर्स लगाता है, चार्ज नहीं लगाता। ये यहीं से आइंस्टाइन, जैसा कि मैं बताया कि स्पेस टाइम कर्व और इस तरह की बात हुई कि कर्वेचर बना देता है, कर्व कर देता है, जो थोड़ा अभी कम समझ में आ रहा होगा। तो एक ये पॉइंट है जो फील्ड की शुरुआत में तो हम लोग पढ़ेंगे, तो ये लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, बात हो रही है कि लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो आखिर क्या है? अप्लीकेबल फॉर, लिमिटेड टू, अप्लीकेबल फॉर पहला पॉइंट 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब applicable for 2 point charges, not 2 point charges, point charges, applicable for point charges। अब ये पहला एप्लीकेशन है कि चार्जेस जो होनी चाहिए वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। रीज़न क्या है? यदि बल्कि चार्ज हुआ, यदि मान लीजिए एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, Q1 है, इस पे Q2 है। अब दिक्कत है इनके बीच की दूरी कितना माना जाए, अब समझ में नहीं आ रहा है। कई लोग कहेंगे सेंटर मानिए, क्यों सेंटर माने, सेंटर इस तरह की बात तो उसमें है नहीं, तो 2 पॉइंट चार्ज की। तो सेंटर भी कैसे माने, अजीब सा अनसिमेट्रिकल शेप है, पता नहीं चार्ज कैसे अरेंज है, सब इस पर डिपेंड करेगा। हाँ, ये पर एक चीज़ है, यदि स्फेरिकल सिमेट्री है
मतलब उसमें चार्ज नॉन यूनिफॉर्म भी है चाहे जैसा भी है, और पर रेडियल सिमेट्री है और उसमें चार्ज अरेंज है, तो उनको सेंटर पे पॉइंट चार्ज मान लेते हैं और सही में एग्जैक्ट वैलिड हो जाता है। मेरी बात समझ रहे? फिर से सुनो, यदि दो स्फीयर हैं बड़े बड़े, दो बड़े बड़े स्फीयर है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यदि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो रेडियल के अलॉन्ग है, बाकी स्फेरिकल सिमेट्री है, तो हर एक स्फेरिकल शेल को छोटे छोटे जो शेल होंगे अलग अलग डेंसिटी वाले चार्ज के, वो सारे चार्ज को कहाँ माना जाता है, माना जा सकता है सेंटर पे। ये डिराइव करने के बाद आता है, तब मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, पर ये रेडियल सिमेट्री होनी चाहिए और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सिमेट्री होनी चाहिए। तो एक चीज़ ये है कि तब मान सकते हैं पॉइंट चार्ज, हालांकि पॉइंट चार्ज नहीं है पर मान सकते हैं, पर यदि ऐसा नहीं है तब तो कूलॉम्स लॉ ऐसे डायरेक्ट वैलिड नहीं होगा, हमें छोटे छोटे चार्ज को लेके पॉइंट चार्ज की तरह मान के ही करना होगा। एक ये पॉइंट है। दूसरा है पॉइंट चार्ज है, दूसरा है कि चार्जेस शुड बी इन रेस्ट। चार्जेस शुड बी इन रेस्ट। जैसा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेशन, चेंज, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी आने लगती है, तो ये बात हो रही है कि क्या दो चार्ज रेस्ट में रहेंगे तभी कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल है? बिल्कुल, दो चार्ज रेस्ट में रहेंगे, पॉइंट चार्ज भी होने चाहिए और रेस्ट में भी होने चाहिए, तभी कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल है, नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग अपने क्वेश्चन में देखेंगे आगे कि एक चार्ज को छोड़ दिया, वो भाग रहा है तो भी कूलॉम्स लॉ ही लगा रहे हैं, कहीं पे कुछ दोनों चार्ज भाग रहे हैं, कई चार्ज भाग रहे हैं तो भी हम लोग कूलॉम्स लॉ ही लगा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं, बहुत सारे लॉज को लगा के हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मोशन है चार्ज का, अब क्या किया जाए? हम लोग तो पढ़े कि कूलॉम्बियन फोर्स का या कूलॉम्स लॉ का अपना एक लिमिटेशन है। ये क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ। ऐसा है कि जब चार्ज मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लगती है, रिलेटिविस्टिक थ्योरी में धीरे धीरे आने लगता है, लेकिन यदि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल ना हो, यदि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल ना हो, चार्ज चल रहे हैं नॉर्मल सा जैसे चीज़ें चलती हैं, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बावजूद इसके कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आने लगेगी, लेकिन हम लोग इसको लिमिट कर देंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ही लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब मेनली यही है, और सच भी है, मेनली वही होता है इसलिए लगाते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत प्रभाव मैग्नेटिज्म का भी आने लगता है। तो एक ये पॉइंट है। तो इसका मतलब हम लोग जब चार्ज को छोड़ेंगे, जाएगा आएगा, ऑसिलेट करेगा, हिलेगा डुलेगा, तो क्या हम लोग कूलॉम्स लॉ लगाएंगे कि नहीं? तो लगाएंगे, क्योंकि जिस लेवल का मोशन होगा, जिस लेवल का स्पीड होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को हम लोग नहीं लेके आएंगे, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग कूलॉम्स लॉ लगाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि केवल कूलॉम्स लॉ नहीं लगना चाहिए, पर इफेक्टिवली यही लगता है तो हम लोग लगाएंगे। अच्छा, तो ये दो पॉइंट मेजर पॉइंट हैं जिसके कारण हम लोग जो लिमिटेशन है कूलॉम्स लॉ की। अब इसमें तीसरा पॉइंट आप ऐसे कर सकते हैं कि ये लिमिटेड है रिलेटिविस्टिक थ्योरी पर जाते जाते, बल्कि तब वैलिड ना हो चाहे चार्जेस कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब चार्ज यदि टाइम के साथ वेरी होने लगे तो भी फील्ड बदलने लगता है, तो मतलब टाइम के साथ चीज़ें फील्ड इस तरह का बदलाव नहीं हो, नहीं तो वही वाली बात होने लगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई होने लगा। तो चार्जेस कांस्टेंट होना चाहिए, चार्ज रेस्ट में होने चाहिए और पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ये लिमिटेशन है कूलॉम्स लॉ की। तो इनका ख्याल रखते हुए बाकी सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे। और यदि मैं दो पॉइंट चार्ज के बीच का यदि ग्राफ भी खींचूं, यदि दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है F और F, तो यदि मैं कहूँ कि फोर्स कितना लग रहा है, तो ये वैल्यू आएगा Q1 Q2 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि
मैं इसको एयर में मान चुका हूँ, वैक्यूम में मान चुका हूँ। अच्छा, इसका फोर्स का ग्राफ देखिए, F और R, तो फोर्स का ग्राफ है ऐसे। रीज़न, यदि R को 0 कर दें, दो चार्ज के बीच में जितना ही कम करेंगे उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। R कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, नीचे स्क्वायर, तो R कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, R कम होगा फोर्स ज़्यादा होगा, R कम होगा फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, R कम होगा फोर्स और भी ज़्यादा होगा। R टेंडिंग टू 0 हुआ, इनफाइनाइट फोर्स हो जाएगा। R की वैल्यू 0 होगी, R टेंडिंग टू 0, फोर्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और R टेंडिंग टू इनफाइनाइट, फोर्स, यदि R इनफाइनाइट रख दें यहाँ पे तो फोर्स टेंडिंग टू 0 होने लगा। तो एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि ये वैल्यू किस तरह से वैरी कर रही है। स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, रिलेशन स्ट्रेट लाइन में तो फोर्स का पावर होना चाहिए 1 होना चाहिए, और इधर भी R का पावर ऊपर में 1 होना चाहिए, तो नीचे है। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह का बिहेवियर आ रहा है। एक और इसमें यदि नोटिस किया जाए तो ध्यान दे सकते हैं, यदि आप इस पर नोटिस करेंगे तो, कि यदि मैं R स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दूं और कह दूं कि भाई ऐसा है कि F इंटू R स्क्वायर है, तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो वैक्यूम में सब चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, उनके बीच की दूरी को यदि बढ़ाएंगे, इसका मतलब F इंटू फोर्स इंटू R स्क्वायर बराबर कांस्टेंट होता है। फोर्स डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस टाइम्स फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज ऑलवेज कांस्टेंट। रीजन, ये देखिए इसमें सब कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। तो इस तरह के वेरिएशन के नाम पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, और मैं चाहूँगा कि मैं 1-2 क्वेश्चन आपको दे दूं और आप उन क्वेश्चन को ट्राई करके लेके आएँ, और अगले में हम आपको और आगे पढ़ाएंगे कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस का, चाहे सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ चार्जेस कैसे होते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, और इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि आप कैलकुलेशन करिएगा कि फाइंड electrostatic force on each charge। क्वेश्चन, अच्छा पहला यदि हम कहें कि ये Q1 है, चाहे Q ही रहने देते हैं, डिस्टेंस A है Q, माइनस Q, Q A और A, Q 2Q 3Q, और A चौथा है Q A। तो आप लोग इस पे हर चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल के लेके आएगा। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इन सब पे कितना, हर चार्ज पे इस पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इस पे कितना 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 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इस पे कितना लग रहा है, इस पे। सो हर एक चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल के लेके आइएगा। अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, कैसे डील करेंगे, और नेट फोर्स हम लोग
निकालेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि कैसे चार्ज बाकी चार्जेस से इंटरेक्ट करता है। ओके, थैंक यू।